मेरी अंजुमन आवाज आ रही है? जी, जी आपकी आवाज आ रही है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये तीसरा अदबी फेस्टिवल, जिसमें हम शाहजहानाबाद के मौजू पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स से हमने गुजारिश की, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू की और ये सिलसिला गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी है और आज ये उसका चौथा दिन है। आज हम इस सेशन में शाहजहानाबाद उर्दू अखबारों की नज़र में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ रिजवानुल हक साहब और मेहताब आलम साहब यहाँ मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि रिजवान साहब से गुफ्तगू करेंगे मेहताब आलम साहब। मैं बस 2 बातें इन दोनों मेहमानों के लिए कहूँगा, फिर उसके बाद ये सेशन मेहताब आलम साहब के हवाले कर दूँगा। रिजवानुल हक साहब NCERT में गुज़िश्ता कई बरसों से तालीमी कामों से वाबस्ता हैं और उसके निसाब और उसके जो तालीमी रोज़ बरोज़ प्रोग्राम होते हैं उससे इनकी वाबस्तगी है और वहाँ इनकी ये जिम्मेदारी है। इसी तरह मेहताब आलम साहब वायर में हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, ज़ी-इल्म शख्सियत हैं। मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इधर गुज़िश्ता 4-5 बरसों में जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी एक आलिमाना और अपनी बसीरत अफरोज़ झलक हम लोगों को दिखाई है, उनमें एक मेहताब आलम साहब भी हैं। इनका भी एक लंबा करियर है सहाफ़त में। मेहताब भाई, आप अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और रिजवानुल हक साहब, आपने वक्त निकाला, मैं आपका भी बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मेहताब भाई, अब मैं ये सेशन आपके हवाले कर रहा हूँ, आप इसे चलाएं। इसका मौजू है शाहजहानाबाद उर्दू अखबारों की नज़र में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तालिफ हैदर साहब। रिजवान साहब, आपका भी शुक्रिया। जी आदाब। ये मेरी आदाब। ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक ऐसे मौजू पर मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है जिसके एक दूसरे पहलू पर आजकल बहुत बातचीत हो रही है। इसे हम हुस्न इत्तफाक ही कह सकते हैं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं शाहजहानाबाद उर्दू अखबारों के हवाले से, तो आज ही का दिन है जब कि उर्दू सहाफ़त का आगाज़ भी हुआ था। हम ये कह सकते हैं बर सगीर हिंदो पाक, जो कि आप 3 अलग अलग ममालिक हैं, वो एक मुल्क हुआ करता था और तब कलकत्ते से पहले उर्दू अखबार का आगाज़ आज ही के दिन हुआ। तो ये और आज जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं वो शाहजहानाबाद जिसके 200 साल मुकम्मल हुए, वो भी तो एक तरह से अगर हम देखें तो उर्दू सहाफ़त के 200 साल और शाहजहानाबाद के 200 साल वो एक ओवरलैप करते हैं। जी। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि उर्दू सहाफ़त का आगाज़ 1922 में हो जाता है। मार्च 1922 में कलकत्ते से इसका आगाज़ होता है। लेकिन हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका आगाज़ 1937 या 1837 में जाकर होता है। मतलब उसके 15 साल बाद दिल्ली में उर्दू सहाफ़त का आगाज़ होता है और मौलवी मोहम्मद बाकर इसका आगाज़ करते हैं। तो थोड़ा मतलब इतना वक्त क्यों लगा? उर्दू को कहा जाता है कि ये शाहजहानाबाद की ज़बान है, तब भी उर्दू सहाफ़त के आगाज़ में ये 15 साल का वक़्फ़ा क्यों नज़र आता है? इसकी क्या वजह है? थोड़ा अगर हम यहाँ से बातचीत शुरू करें। जी। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का शुक्रिया और मेहताब साहब, तालिब हैदर साहब और अतहर फारूकी साहब का शुक्रिया। एक बहुत अहम गुफ्तगू में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। दरअसल
ये जो 15 साल का गैप है, तो ये कोई, मुझे लगता है कि गैप तो तब होता है कि जब कोई तसलसल हो, बीच में टूट जाए। लेकिन वो मुआशरा आज का मुआशरा नहीं था। मुझे लगता है कि शायद दिल्ली के उर्दू वालों को मालूम भी नहीं होगा कि कोलकाता में ऐसा कोई अखबार निकल रहा है। तो ये एक तरह से गैप तो है अब जब हम इस यहाँ खड़े देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के लिए ये एक नया आगाज था। ऐसा नहीं है कि वो उससे तसलसल मिला रहे थे कि भाई तो वो समाज ही ऐसा नहीं था। और जो खासतौर से मुगलिया सल्तनत का जमाना था। हालांकि ये सही है कि 1803 में हुकूमत का काम जो है अंग्रेजों ने ले लिया था शाह आलम सानी से 1803 में। उनका 1806 में इंतकाल हुआ। तो कुछ चीजें तो ब्रिटिश जो हुकूमत थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने अपने तौर पर काम शुरू कर दिया था और कुछ नई चीजें आने लगी थी, जो खास तौर से इंतजामिया। लेकिन अभी वो शऊर नहीं था कि हाँ हम अखबार शुरू करें और उसका करेंगे तो उसका काम क्या होगा। मुगलिया सल्तनत में अखबार तो नहीं थे जिनको अब हम अखबार कहते हैं, लेकिन खबरें पहुंचाने का अपना एक निज़ाम होता था। और कहा जाता है कि अकबर ने बहुत मजबूत किया और फिर औरंगजेब ने उसको बहुत बढ़ाया था। तो ये सारी एक रवायत थी कि लेकिन तब ये था कि शाही जो खबरें होती थी, जो अवाम तक पहुंचानी होती थी, या फिर उनके जो इंतजामिया को पहचाने होती थी, तो वो एक तरीका था। लेकिन जो प्रेस का या अखबारों का आज का तस्वूर है, वो उस वक्त था ही नहीं। तो ये एक नई इजाद एक तरह से हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये गैप के तौर पर नहीं देखें, लेकिन कलकत्ता जाहिर है कलकत्ता से निकल रहा था, वहाँ नई रोशनी ज्यादा पहले आई। और अंग्रेजी हुकूमत 1911 उसके बहुत बाद तक कलकत्ता से ही चलती थी, और कलकत्ता ही एक तरह से कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान का मरकज था और दारुल हुकूमत भी था। तो ये सूरत हाल थी। तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है कि ये जो गैप है, लेकिन बहरहाल एक गैप तो है। मेहताब जी साहब, शायद जी आपने, जी हाँ। शायद हमें ये गैप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हम्म, हम 2022 में बात कर रहे जी हैं जी। और जिस जमाने की बात कर रहे हैं वो 1837 की बात है। तो हाँ शायद हम आज के वक्त में तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि कलकत्ते और दिल्ली के बीच इतना फासला हुआ करता था किसी जमाने। जी जी तो शायद और कम्युनिकेशन इस तरह का, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप भी किसी जमाने जी में, तो जी, शायद उसका भी अमल दखल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये जब हम उर्दू सहाफ़त की बात करते हैं और ख़ासतौर पर दिल्ली में उर्दू सहाफ़त की बात करते हैं, तो हम्म सबसे पहले जिस अखबार का नाम आता है वो दिल्ली उर्दू अखबार है, हम्म, जिसको मौलवी मोहम्मद बाकर साहब ने शुरू जी किया बिल्कुल। था। तो लेकिन उसकी जो हम नौइयत देखते हैं, हम्म, वो बुनियादी तौर पर एक कैंपेनिंग किस्म का, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत, मतलब अगर उसका मतलब वो देखें, और जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा अपनी शहादत दे करके। जी। लेकिन आपने आपने जो एक छोटा सा रिसर्च किया है 2003 में गालिबन वो रिसर्च किया था, जी, और उसमें आपने और भी अखबारों का जिक्र किया, हाँ। तो वो क्या है? और दूसरी जो एक चीज मुझे समझनी थी वो हम्म, ये कि आपने अपने रिसर्च के लिए एक जी पीरियड तय किया जो कि 1837 से लेकर के 1876 है। तो इसके जी, पीछे मतलब इसकी क्या अहमियत है? अगर इन दोनों चीजों पर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें हाँ। तो। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग सवाल हैं। जो पहला सवाल था कि ये जो
मौलवी मोहम्मद बाकर का अखबार था, दहली उर्दू अखबार के नाम से आमतौर पर हम जानते हैं। ये 18 दिसंबर 1837 में शुरू हुआ था और उस वक्त इसका नाम था अखबार दहली। फिर बहुत जल्दी, वो शायद अगले साल ही, उन्होंने इसका दहली उर्दू अखबार रख दिया था। और जब ये 1857 का इनकलाब वाक़ हुआ, उसके बाद उन्होंने अखबारुल ज़फ़र इसका नाम रख दिया था। तो आप जो ये कह रहे हैं कि ये मौलवी मोहम्मद बाकर जो हैं, हुकूमत, मुग़ल हुकूमत या बहादुर शाह ज़फ़र थे उस ज़माने, उनकी हिमायत में और उनके प्रोपेगेंडे की बात करते हैं। ये मतलब एक हिस्से में तो ये सही है, लेकिन जब शुरुआत हुई है और 1837 से 57 तक 20 वर्षों तक ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है। हो सकता है कोई इख्तिलाफ करे। मैंने काफ़ी खबरें पढ़ी हैं, तो उसमें एक कॉलम होता था तकरीबन हर हफ्ते में, हुजूरे वाला के नाम से। तो उसमें जो है वो जो किले में जो भी अहम वाक़यात होते थे, या किले में कोई अपॉइंटमेंट्स होते थे, कोई रस्म वहाँ मनाई जाती थी और कुछ भी होता था, तो उसकी खबर इसी कॉलम के तहत हुजूरे वाला के नाम से होती थी। लेकिन अखबार सिर्फ हुजूरे वाला नहीं था, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में छपता था। वहाँ के जो उस वक्त के निज़ाम था, उस वहाँ का जो दिल्ली का, ख़ास तौर से जो दिल्ली इंतज़ामिया था, जो अंग्रेज़ों के हाथ में था, तो उस पर भी वो बहुत सारी खबरें छपती थी। और मुझे लगता है कि ये जो वो आखिर के तकरीबन 3 महीने जो आप बात कह रहे हैं वो सच है, लेकिन तकरीबन 20 साल तक के ऐसा नहीं है। वो अवाम के भी मसाइल उठा रहे हैं और मुझे दिख रहा है वाज़े तौर पर कि वो सारी चीज़ें जो आज हम अखबार से तवक्को करते हैं, भले उतनी फिनिश्ड ना हो, उतने अच्छे सलीके से ना दी जा रही हों, लेकिन मौज़ूआत मुझे लगता है सब आ रहे हैं। मसलन जैसे एक मिसाल के तौर पर लेते हैं कि किसी हाकिम ने कहा, अंग्रेज हाकिम ने कहा कि किले के अंदर बदमाश बहुत हो गए हैं। तो वहां से भी जवाब आया कि दिल्ली इंतजामिया में भी, दिल्ली शहर में भी बहुत सारे बदमाश हैं, आप उनकी तरफ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं, और इनको बैलेंस किया है। तो इसके अलावा लोगों की जो मुसीबतें हैं, मसलन जैसे बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के खाने की दिक्कतें हैं, तो उसको भी उठाया है उन्होंने कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें बहरहाल होती हैं कि जाहिर है कि अंग्रेज हुकूमत आ गई है जो वहाँ कलकत्ता से रूल हो रही है, और कलकत्ता से भी नहीं, असल में वो लंदन से रूल हो रही, तो जाहिर है कोई भी हिंदुस्तानी उसको पसंद तो नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर वो सारी बातें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा बिल्कुल है। दूसरा, ये जो आपने दूसरा सवाल किया था कि 1837 से और 76 तक का जो आसपास का अरसा है, तो ये हमने अपने रिसर्च का मौजू क्यों बनाया था। असल में मेरे जहन में जब मैंने काम शुरू किया था, ये बहुत वाज़ेह नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मतलब इंतज़ामिया, हुकूमत बड़े लेवल पर तो था कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो दिल्ली की जो इंतज़ामिया है, जो अंग्रेज़ों के हाथ में, उसके बारे में उस वक्त तक मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। जब हम अखबारों को पढ़ना शुरू किया, तो 37 का तो एक वैसे भी एक बहुत क्लियर जवाब ये था कि उसी साल जब से अखबार शुरू होंगे तभी से हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है अखबारों में जो दिल्ली को दिखाया गया है। तो इसका तो क्लियर जवाब था। लेकिन इस दौरान जो ब्रिटिश एम्पायर आ गई है, यानी मुगल एम्पायर से लेके ब्रिटिश एम्पायर के ट्रांसफॉर्मेशन का जो ज़माना है, उसको मैं ख़ास तौर से दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से चीज़ें जब मुग़ल
हुकूमत खत्म हो रही है और ब्रिटिश हुकूमत कायम हो रही, तो ट्रांसफॉर्मेशन को उर्दू अखबार कैसे दिखा रहे हैं। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो सर सैयद अहमद की किताब है असबाब बगावत हिंद, तो उन्होंने भी इन चीज़ों का जिक्र किया है कि अवाम में जो है बेचैनी है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए ओहदे बन रहे हैं, पुलिस का इंतज़ाम अंग्रेज़ों का अलग है, अदलिया का इंतज़ाम अलग है, तो लोग पुरतजस्सुस हैं, कहीं उनको उम्मीदें भी दिखती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमेशा वो नफरत कर रहे हैं अंग्रेज़ों से, कई चीज़ें उम्मीद बनकर भी आई हैं, क्योंकि बहरहाल अंग्रेज़ों का जो अदलिया का सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, भले वो बाइस्ड हो, लेकिन जो दिखावे के तौर पर है वो बहरहाल मुगलों के हुकूमत से बेहतर था। तो कहीं कहीं उम्मीद है, लेकिन लोग जो सिस्टम है वो बेहतर है। लोग अब ज्यादा बाइस्ड है, जाहिर है वो अंग्रेज हैं और हिंदुस्तानियों के पर हुकूमत कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा बाइस्ड हैं अब जो ओहदों पर हैं, लेकिन सिस्टम ज्यादा अच्छा है, बेहतर है और इस तरह की बातें हैं। तो इन सारी चीजों से एक जो आवाम देख रहा है तो वो थोड़ा घबरा भी रहा है, परेशान भी है, और कहीं कहीं उसको उम्मीद भी दिखती है कि अब शायद अदलिया का हमारा एक बेहतर निज़ाम आ जाएगा, पुलिस का एक बेहतर निज़ाम आए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन चीज़ों को इस 1837 से 76 तक बड़े अच्छे से दिखाया गया है उसमें। कुछ अखबारात तो दिल्ली से निकल रहे थे, लेकिन कुछ जी। अखबारात जो है एतराफ, दिल्ली के एतराफ से भी निकल रहे, जैसे आगरा से कुछ अखबारात निकल रहे थे। मसलन अगर अखबारुल हकायक का बात करें तो वो उस वक्त वहां से शाया हो रहे, तो थोड़ा उसकी भी बात अगर हमारे सामने बताएं कि हमें बताएं कि वो कौन कौन से अखबारात थे जो उस वक्त निकल रहे थे मौलवी मोहम्मद बाकर साहब के अखबार के अलावा, और उन अखबारों में क्या हुआ करता था और किस तरह की बहसें। वो बहुत सारे अखबारात थे, मैं उनके थोड़ा नाम लूंगा। एक तो मैं नाम लूंगा, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली उर्दू अखबार का जिक्र किया, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे अखबारात निकल रहे थे, जिनमें जैसे एक अखबार था सैयदुल अखबार। ये बहुत अहम अखबार है और ये 41 में शुरू हुआ था। इसे सैयद मोहम्मद खान ने कायम किया था, और ये सैयद मोहम्मद खान सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई थे, और इसके मुदीर थे अब्दुल गफूर साहब, और खुद सर सैयद अहमद खान भी इस अखबार में शुरू में काम करते थे। इसके अलावा दिल्ली से जो दूसरे अखबार हम निकल रहे थे, सादिकुल अखबार। ये सारे अखबार जो हैं 57 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 37 और 57 के बीच की बात। सादिकुल अखबार दिल्ली से एक निकल रहा था, एक आईने गीती नुमा भी यहीं से निकल रहा था। इसके अलावा कदीम दिल्ली कॉलेज से, जो आज का जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, उससे भी कई अखबार या जरायद शाया हुए। इसमें एक कुरानुस सादाइन निकलता था, इसके जो एडिटर थे स्प्रिंगर थे। और दो अखबार जो बहुत अहम हैं, फवायदुन नाजरीन व मुहिब्बे हिंद, ये मास्टर रामचंद्र दिल्ली उर्दू अखबार कदीम दिल्ली कॉलेज से निकालते थे। तो इन दोनों अखबारों में, अखबार ये जो हम बात कर रहे हैं आज, जब हम अखबार की बात करते हैं तो आमतौर पर जहन में होता है कि डेली अखबार, लेकिन ये कोई भी ना दिल्ली उर्दू अखबार, ये वीकली था। तो ये कोई भी अखबार डेली अखबार नहीं था। अब उसको चाहे आप के लफ्जों में उसको मैगजीन कह सकते हैं।
तो ये अखबार जो थे ये दिल्ली से निकल रहे थे। मैं जिक्र कर रहा था मास्टर रामचंद्र के दो अखबारों का। तो ये दो अखबार कदीम दिल्ली कॉलेज से निकलते थे और इनमें साइंसी बसीरत की बहुत मटेरियल उसमें रहता था, मवाद रहता था। तो उससे बहुत जो है रोशन ख्याली पैदा हो रही थी और लॉजिकल जहन बन रहे थे और कई चीजें हो रही थी। मास्टर रामचंद्र एक बड़ी अजीबो गरीब शख्सियत थे उस वक्त। हमारे उस्ताद और अंजुमन के सदर प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवई साहब ने तो उन पर पीएचडी की है, उनकी किताब है, बहुत तफसील से कभी उनसे सुनेंगे। लेकिन कुछ चीजें बुनियादी तौर पर बता दें कि वो एक तो अलजबरा में वो बहुत अच्छे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ उन्होंने फार्मूले ऐसे साबित किए थे जो बिल्कुल नए तरीके से उन्होंने साबित, बिल्कुल नई चीजें ना हो लेकिन नए तरीके से उन्होंने बताई थी। दूसरे साइंस के बारे में भी उनके बहुत सारे मजामीन उस वक्त शाया हुए और न सिर्फ ये कि बल्कि वो तालिब इल्मों में क्लासरूम से बाहर भी खूब बात करते थे, बिल्कुल फ्री होके, जैसे आजकल जेएनयू के बारे में मशहूर है। तो ये रवैया उनका था और वो अंग्रेजों के भी काफी करीब थे और बाद में वो क्रिश्चियन बन गए। तो जहां एक तरफ उनके वो बहुत हीरो की तरह भी थे, वो विलेन की तरह भी, और ये सारी बातें दिल्ली के जो दूसरे अखबार थे उनके बारे में तो उनकी रिसर्च वगैरह तो निकलती ही थी, दिल्ली उर्दू अखबार में शाया हुई और कई बार उस पर को लेके हंगामा भी हुआ कि वो जो क्रिश्चियन हो गए थे। तो उसके बारे में भी अखबारों में, दिल्ली उर्दू अखबार में शाया हुआ था। तो ये तो थे दिल्ली से जो अखबार निकल रहे थे। फिर दिल्ली से बाहर भी कुछ अखबार उस वक्त निकल रहे थे, जैसे एक अखबार आईने सिकंदरी मुंबई से निकल रहा था, कोहिनूर एक अखबार था, ये लाहौर से निकल रहा था। मैं समझता हूँ दिल्ली उर्दू अखबार के बाद ये अखबार उस जमाने में सबसे अहम था। एक खैर ख्वाह हिंद मिर्जापुर से निकल रहा था, जामेउल अखबार मद्रास से निकल रहा था, लखनऊ अखबार लखनऊ से निकल रहा था। तो ये सारे अखबार जो थे अपने अपने तौर पर काम कर रहे थे, इनमें बहुत सारी नई चीजें और धीरे धीरे, अच्छा हम सिर्फ अभी उर्दू अखबारों की बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमें कहीं कहीं अंग्रेजी सहाफत का भी जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी सहाफत तो काफी पहले उर्दू अखबारों से शुरू हो चुकी थी। अगर ये उर्दू अखबार शुरू हुए हैं 1822 में, तो वो 18वीं सदी में ही, यानी करीब 50 साल पहले शुरू हो चुके थे। तो वहां से भी ये लोग सीख रहे थे, वो लोग पढ़ते थे जो उर्दू अखबारों के मुदीर थे, तो सिर्फ अपने तजुर्बे से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अंग्रेजी अखबार मेरा ख्याल है वो लोग जरूर पढ़ते थे और उन्हीं से ये सारी चीजें आई थी कि अवाम की बात को कैसे रखा जाए, हुकूमत की बात को कैसे रखा जाए, और इंतजामिया, हुकूमत का उस वक्त दो मतलब लिए जाते थे। अच्छा, एक दिलचस्प सवाल है, मैं उसका जवाब तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मैं वो उछाला आना चाहूंगा कि जब हम मुगलिया तारीख देखते हैं, खासतौर से औरंगजेब के बाद, तो मुगल हुकूमत बार बार जो है वो मुगलों को हराया, कई लोगों ने हराया, रुहेलों ने हराया है, सिखों ने किया, मराठे तो बहुत पावरफुल थे, आके मुगलों को हरा देते थे। अंग्रेजों ने भी कई बार हराया, लेकिन एक क्या बात थी कि कोई दिल्ली पर मुगल हुकूमत की जगह अपनी हुकूमत कायम नहीं करता था, हरा के कुछ शर्तें मंजूर करके चला जाता था। ये सवाल, क्योंकि जब कोई आप दूसरे बादशाह को हरा देते हैं तो फौरन उस हुकूमत पर कब्जा कर लेते हैं, और चलो एक किसी वजह से ना हो, लेकिन सारे वो आके वो नादिर शाह भी हराता है,
अब्दाली भी हराता है, रूहेले भी हराते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अब दिल्ली पर हमारी हुकूमत हो, कुछ शर्तों के साथ हो, फिर वापस चले जा रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। मेरे जहन में कुछ जो एक मुमकिन है वो ये आता है कि जब 300 साल की एक ऐसी मुस्तहकम और बड़ी हुकूमत थी, और वो हिंदुस्तान के बड़े, पूरे हिंदुस्तान पर तो कभी नहीं रही है, लेकिन हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर मुगलों की 300 साल तक तकरीबन हुकूमत चलने के बाद मुझे लगता है कि अवाम में ये बात हो गई थी कि बादशाहत तो सिर्फ मुगल ही कर सकते हैं, और वो जज्बा जो है वो किस लगता था उनको कि ये दूसरे जब कोई आएगा तो कबूल नहीं किए जाएंगे हम। लेकिन ये मेरा अपना जस्ट ख्याल है, ये सवाल लेकिन बड़ा दिलचस्प तारीख का मुझे लगता है कि हम शायद कोई मुअर्रिख इसका जवाब दे सके शायद, और ये हमारा मौजू भी नहीं है। मैं जो सवाल अब आगे जिस तरफ जाना चाहता हूँ, और जो आज हमारे इस गुफ्तगू का मौजू भी है कि इन अखबारों में शाहजहानाबाद का जिक्र किस किस्म का मिलता है, वो मतलब क्या बातें बताई जा रही है शाहजहानाबाद के बारे में, वहाँ की सकाफत के बारे में, वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, या चीज़ों के बारे में, वहाँ शाहजहानाबाद जो है उसका कैसा जिक्र मिलता है मुख्तलिफ अखबारों में, अगर थोड़ा अगर उस पर बात करें तो। इसको हम 2-3 चीजें हैं जिसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो जो सबसे अहम मौजू इन लोगों का था, जो कंटेंट सबसे ज़्यादा इसमें है, वो इंतज़ामिया का है कि कौन सा आदमी कहाँ अपॉइंट हो रहा, वो क्या कर रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा खबरें हैं दिल्ली के बारे में ख़ास तौर से। और ये जो है दिल्ली से बाहर के अखबार जो हैं, ख़ासतौर से कोहिनूर अखबार बड़ी दिलचस्पी लेता था। तो ये इंतज़ामिया के बारे में बहुत सारी खबरें इधर उधर आ रही कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसने हुकूमत में ये ओहदा कबूल किया, या ओहदा कबूल करने के बाद वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प है कि पुलिस के बारे में उसी वक्त बड़ी शिकायतें अखबारों में छप रही। वो भले एहतजाज ना दिखे, लेकिन वो कह रहे हैं साफ में, एक खबर देखी कि साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आप ये जो है तनख्वाह लेते हैं तो आपको ये काम करना है, पुलिस की जिम्मेदारी है। एक चोरी का जिक्र है, उसमें थाने से कुछ पास ही में एक घर में चोरी हो गई, तो उस पर अखबार हैरत कर रहा है कि, और डायरेक्ट तो सवाल पुलिस पर नहीं उठा रहा है, लेकिन कह रहा है कि अखबार कह रहा हूँ कि पुलिस के थाने के पास एक घर में चोरी हो गई और पुलिस को अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली, 2-3 दिन हो गए, और इस तरह से कैसे आवाम के जो पैसे से वो पुलिस बनती है। तो इस तरह की मतलब बेबाकी वाली खबरें भी हैं उसमें। तो पुलिस के बारे में भी बहुत ज़्यादा खबरें हैं, और वो शायद एक बेचैनी है वहाँ पर, जो अभी हम सैयद अहमद के हवाले से बात कर रहे थे, असबाब बगावत हिंद। तो वो बेचैनी पुलिस के तई है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसके पहले का पुलिस का निज़ाम बिल्कुल अलग था। और लेकिन इतनी समझ आ गई है कि अब ये हमारा जैसे जमहूरी हक होता है, उस तरह की वो अखबार, भले थोड़ा सा लहजा आसान हो, सुस्त हो, लेकिन बातें वो सारी कह रहे हैं दिल्ली उर्दू अखबार। इसके अलावा पुलिस के अलावा अदलिया का भी निज़ाम वहाँ पर है। अदलिया कायम हो गई है, अदालतें हैं, और जाहिर है वो तकरीबन सिस्टम वही है अदालतों का जो उस जमाने में बना है। अब ये अलग है कि अदालतें हुकूमत के फेवर में पहले भी बहुत बार करती हैं, उसका फेवर आज भी कर रही हैं किसी तरह, लेकिन ये है कि उनके एक आज़ाद हैसियत है, ये मालूम है कि उनको ये मालूम है, कई खबरें हैं
जिससे दिख रहा है। और अदालतों पर अगर वो आवाम के फेवर में या कोई खास वाक़े में जो उनको लगता है कि ये बात है, फेवर में अगर फैसला नहीं है, तो उसके बारे में भी वो लिख रहे हैं कि ये साफ साफ जाहिर है ये वाक़या था और इस पर अदालत ने ये फैसला किया। तो ऐसा नहीं है कि अखबार के जो बुनियादी सिफात होती हैं आज जो हम तवक्को करते हैं डेमोक्रेसी में, वो बेशतर चीज़ें वहाँ हैं। टोन अलग हो सकता है, उनकी फिनिशिंग अलग हो सकती है। अदलिया के बाद एक जो अहम बहुत दिलचस्प मुझे लगा साइंस के बारे में है। साइंस के जो नई इजादात, जाहिर है हम लोग तो काफ़ी पहले साइंस छूट चुकी थी, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़रिए हमारे यहाँ साइंस पढ़ आ रही है। तो उसके बारे में बहुत सारी वो भी थी, गलतफहमियाँ भी थी अवाम में कि ये साइंस जो है कहीं मजहब के खिलाफ ना हो। तो ये एक पहलू है, लेकिन आम तौर पर उसका इस्तकबाल किया जा रहा है नई नई चीज़ों का। कुछ मैं वाक़े बताता हूँ। जैसे एक वाक़या है कि कोई बीमारी आई है आँखों की और आँखों से आंसू निकल रहे हैं, ये सारा उसमें बयान है। लेकिन ये लिखा है कि जो हकीम साहब के पास जो लोग जा रहे हैं तो उनको उस तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो अंग्रेज़ डॉक्टर हैं उनके यहाँ जो जा रहा है ज़्यादातर बहुत जल्दी उनकी शिफा हो जा रही है। तो ये साइंस के तई भी एक बड़ा अच्छा है। और क्यूरियोसिटी देखिए, एक टेलीग्राम जब आने वाला था, ये 1857 से जस्ट पहले, तो उसके बारे में अभी अखबार को सही खबर नहीं मिली है, उड़ती उड़ती खबरें मिल रही हैं। तो उसमें कई बार आए हैं, 2-3 खबरें आई हैं कि सुनना है कि अखबार से एक कोई लाइन बिछाई जाएगी जो कलकत्ता से दिल्ली तक आएगी, और उसमें जो है शायद खबर उससे भेजी जाएगी। अब वो खबर कैसे, वो उसमें लिख रहे हैं शायद कोई थैली में बांध दी जाएगी और वो थैली जो है वो तार के जरिए यहाँ तक पहुँच जाएगी। टेलीग्राम के बारे में है। और उस वो अखबार में ये भी लिख रहा है कि उसके बारे में तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो अब आने वाला है और ये नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट कैसे आएगी। लेकिन अब खबरें जो हैं बहुत आसानी से वो उस कोई लेके नहीं आएगा कोई, और वो यहाँ तक पहुँचेंगी। तो ये पॉजिटिव। या जब पहली बार ट्रेन आती है दिल्ली में, वो भी 1857 से पहले आ गई है, तो उसके बारे में भी खबर आती है। और ये बड़ा हैरत भी है कि अब ट्रेन से बहुत आसानी से सफ़र हो जाया करेगा और बहुत कम वक्त भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो नई नई इजादात हो रही टेक्नोलॉजी की, तो उनके बारे में खबरें हैं। दूसरी तरफ मास्टर रामचंद्र ज़हनी तौर पर साइंस को भी फैला रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये साइंस की खबरें बड़ी दिलचस्प हैं, उसको पढ़ने लायक है। जी, आपने साइंस का जिक्र किया, और तो उसमें फिर सर सैयद ने भी साइंस के हवाले से कुछ रिसाले शुरू किए थे। मसलन आप देखें तो ये जो उन खास तौर पर 1857 के बाद अखबार साइंटिफिक सोसाइटी, जो सर सैयद जिसके मुदीर थे, या फिर चिरागे दिल्ली, तो अगर इस हवाले से, अगर साइंस के हवाले से इन चीज़ों का अगर थोड़ा सा आप जिक्र करें हमारे। हाँ, वो तो जाहिर है। हम अभी चूंकि ज़्यादातर अभी बात 1857 से पहले की कर रहे थे, तो अभी सर सैयद लेकिन सर सैयद खुद मास्टर रामचंद्र के शागिर्द थे, एग्जैक्ट तो नहीं मिलता, लेकिन वो दिल्ली उर्दू कदीम दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए थे। तो बहुत मुमकिन है कि वो मास्टर रामचंद्र उनके उस्ताद रहे होंगे, क्योंकि वो साइंस के और उनका बहुत साइंटिफिक जहन था। तो मेरा ख्याल है ज़रूर वो मास्टर रामचंद्र के शागिर्द रहे होंगे।
और भी उस वक्त के उनके कई शागिर्द जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने बड़े काम किए, सर सैयद ने। तो ये सर सैयद बाद में जाहिर है दिल्ली कॉलेज से बड़ा इदारा बन जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत हम बुनियादी तौर पर दिल्ली कॉलेज से देख रहे हैं और वो 1835 के आसपास। तो सर सैयद का काम तो जाहिर है उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटीज बनाई और दो उन्होंने ये जरीदे कह लें या अखबार कह लें निकाले थे। तो वो उनके थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा सर सैयद का। हाँ, उन्होंने 66 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी और उर्दू में इल्मी साइंसी फिक्री व नज़र को फरोग दिया। इसके बाद उन्होंने 1879 में एक रिसाला तहजीबुल अखलाक भी जारी किया। ये रिसाला तो लोगों को मालूम है कि ये आज भी जारी है, तो यानी इसके तकरीबन 140 साल से 43 साल हो गए हैं, ये आज भी जारी। इसमें तहजीब के बारे में ज्यादा है, लेकिन साइंस के बारे में उनका अलग था। और जाहिर उनके मकसद जो थे बहुत वाज़ेह थे कि वो मुसलमानों में तालीम को, साइंसी नज़रिए को और लॉजिकल जहन बनाना चाहते थे। तो सर सैयद का काम तो जाहिर है उस पर बहुत सारे काम भी हुए हैं और वो दिल्ली से बाहर ही उन्होंने किए। शुरू में वो ज़रूर थोड़ा अपने बड़े भाई के अखबार से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन वो कोई उस चूंकि उन मालिक बड़े भाई थे तो उस तरह से कोई रेगुलर नहीं, जब जी चाहा थोड़ा बहुत देख लिया, इस तरह का रवैया था। तो वो काम एक तो दिल्ली के बाहर हुआ है सर सैयद का और काफी बाद में हुआ है जो साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए। तो बहरहाल लेकिन उसकी अपनी अहमियत है और वो जाहिर है वो सर सैयद दिल्ली वाले थे और जो उनकी मतलब जो भी हैं उसमें दिल्ली और दिल्ली कॉलेज और दिल्ली की तहजीब का बड़ा रोल था। तो ये बिल्कुल है उनका रोल, लेकिन वो एक दो तरह से, एक तो जो हमारा मेन फोकस एरिया उसके बाद भी है और दिल्ली के बाहर भी उन्होंने काम किया है। तो इस तरह से वो हमारे फोकस के काम में नहीं आते हैं। फिर डिप्टी नज़ीर अहमद की भी अगर हम बात करें तो वो उनकी जो नॉवेल है उसमें वो उसका भी एक साइंटिफिक अप्रोच था और वो प्लेग की बात करते हैं उस वक्त जो वबा का मतलब वबा को वो बना करके, जैसे अभी जिस तरह की वबा से हम मतलब गुजर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने, तो उनका भी साइंटिफिक जहन था जैसा कि आपने उससे कहा। हाँ, डिप्टी नज़ीर अहमद भी दिल्ली कॉलेज के फारिग थे, यहाँ से पढ़े थे और साइंटिफिक जहन था तालीम के हिमायत में। वहाँ शुरुआत जो नावल निगारी की, तो जो पहले दो नावल को तो अदब से कोई उनका मकसद था ही नहीं। वो तो ये था कि हमें अब बेटियों को पढ़ाना है, जो अभी भी नारा हम लोग चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा एक तरह से नज़ीर अहमद और हाली का शुरू किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास जो अदब है उससे हम अपनी बेटी की तालीम नहीं दे सकते हैं, या तालीम के लिए वो मुनासिब नहीं है जो हमारा मौजूदा सरमाया है। तो उनके जहन में था कि हम एक ऐसा लिखे, एक किताब लिखनी है ऐसी जो हमें तालीम, बेटी की तालीम में काम आए। तो उनके जहन में जो एक मशरिकी औरत और खातून का जो तस्वुर था उसको उन्होंने एक तरह से पेश किया है। तो भले बहरहाल कुछ नावल में खामियां हों या जो, लेकिन अदब में तो उसका एक बड़ा ये है कि उसी से नावल शुरू होता है, जो बहुत आज एक मुस्तहकम रवायत है। लेकिन उसमें बिल्कुल साइंटिफिक जहन वो जहन था और वो वहीं से शुरुआत हो जाती है कि जब बेटी को पढ़ाना तो एक ना एक तरह कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक जहन है। फिर वबाओं का जिक्र और बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ कई सौ सालों से चली आ रही थी, तो उन रवायतों को कई चीजों को तोड़ा भी है। लेकिन उनको एक खतरा ये भी है कि मगरिब की जो बेहयाई है और जो बहुत सारी चीजें हम अक्सर बात करते हैं,
तो वो भी हमारे बेटी तक ना पहुंचे। तो ये दोनों के बीच में एक तालमेल था। जाहिर है हम जब मिड 19वीं सदी की बात कर रहे हैं तो आज के हिसाब से देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कमियां नजर आएंगी, लेकिन मजमूई तौर पर वो लोग बहुत अपने जमाने के हिसाब से बहुत बड़े जहन थे। डिप्टी नजीर अहमद भी उसमें। एक चीज रिजवान साहब मैं ये मालूम करना चाह रहा था, खास तौर पर अगर हम इस मुद्दत को देखें 1837 से लेकर के 1876 तक के 76 तक की मुद्दत को देखें तो इस दरमियान जो उर्दू अखबारों का मुताला करते हैं उसकी जबान के बारे में अगर हम बात करें उसमें आप किस तरह की तब्दीलियां देखते हैं? शुरू में किस तरह से, क्या मुफर्रस जबान इस्तेमाल की गई शुरू में और धीरे धीरे उसमें कोई चेंज देखते हैं, या एक ही तरह की जबान थी? तो ये इस पर अगर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें। नहीं, थोड़ी तो तब्दीली आई है। शुरू में जो हम कहते हैं ना मुफर्रस और मुअर्रब, यानी अरबी और फारसी जिसमें ज्यादा हो, ऐसी जुबान है। और उस वक्त तक जो उर्दू में नस्र की रवायत थी तो बहुत मुस्तहकम नहीं थी। अगर हम दास्तानों को छोड़ दे तो ज्यादा रवायत नहीं है। खतूत गालिब भी तकरीबन उसी जमाने में, वो एक बड़ी तादाद जो है वो इसी जमाने में लिखी गई। तो खतूत गालिब जरूर है हमारे सामने एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा नहीं कि गालिब के हम लोग अक्सर कुछ हिस्से इंतखाब कर लेते हैं कि देखो भाई बहुत आसान जुबान है और बहुत साफ सुथरी जुबान है, लेकिन गालिब की कुछ हिस्से तो यकीनन है, कुछ खतूत, लेकिन जो उनके इतने ज्यादा खतूत हैं 5 वॉल्यूम में अंजुमन ने, गालिब इंस्टीट्यूट ने शाया किया है, तो सारे खतूत ऐसे नहीं हैं, तो बल्कि मेजॉरिटी ऐसे खतूत हैं जिनमें मुअर्रब और मुफर्रस जुबान इस्तेमाल हुई है। और उस वक्त अखबार का जो आज तस्वुर एक दूसरा है कि जो मामूली पढ़े लिखे होंगे वो भी जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक जब उर्दू में अखबार शुरू हो रहे हैं तो बहुत लिमिटेड छपते थे। कोई एक महबूब आलम थे जो करीब 20वीं सदी के आगाज या 19वीं सदी के आखिर में, उनका अखबार था पैसा। उसके तो करीब 12,000 कापियां छपती थी, लेकिन ये जब शुरू में छपते थे तो बमुश्किल ऐसे 150-200 कापियां छपती थी। शुरुआत हुई है 200 के करीब से, तो दिल्ली के 200 लोगों के पास वो कापियां पहुंचती थी। जाहिर है वो तब, लेकिन ये नहीं था कि हर घर में अखबार हो, तो दूसरे लोग भी पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि अगर 197 कापियां छपी तो उतने 1000 लोग तो पढ़ते होंगे। तो मतलब ये अशराफिया की जुबान थी, तो वो लोग जानते थे। देखो अखबार का कोई अपना मेयार नहीं होता है, उसको अपने टारगेट ऑडियंस मालूम होते हैं कि हमारे जो पढ़ने वाले ये लोग हैं, उस लिहाज से ये हमें जुबान लिखनी है। तो वो अशराफिया तक ही अखबार जाते थे, तो उस लिहाज से मुश्किल जुबान नहीं है। मुफर्रस मुअर्रब जाहिर है आज के लिहाज से देखेंगे तो है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी भी नहीं है जी। लेकिन उसमें भी कोई तब्दीली देखने को मिलती है क्या? जो अखबारात हैं वो पैसा जैसे अखबार की तरफ मूव करने की हाँ, वो कोशिश आहिस्ता है? आहिस्ता एक्चुअली उसके बीच में ये हम अभी शुरू बात, अब मुझे लगता है थोड़ा 1857 की बात कर ली जाए, उसके बाद फिर तब्दीलियां आती हैं। तो 1857 में जाहिर है तारीख तो हम सब लोग जानते हैं कि मई में जो मेरठ से शुरू हुआ इनकलाब, और वहाँ के लोग आते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर से दरख्वास्त करते हैं कि इसकी क़यादत आप कबूल फरमाएं। जाहिर है शुरू वो 80 साल के थे बुजुर्ग, उनमें वो हिम्मत तो नहीं थी शुरू में, तो थोड़ा तजब्जुब में रहे, लेकिन उनको लगा कि अब अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे वजूद के लिए और हम पूरी मुगलिया सल्तनत में हम एक दाग की तरह उभरेंगे।
अब जाहिर है जो कशमकश तो हम अपने से सोच रहे हैं, उनके उन्होंने तो कहीं लिखा नहीं है कि किस कशमकश, लेकिन थोड़ा तजब्जुब के बाद उन्होंने कबूल कर लिया, और एक बार कबूल कर लिया तो वो बिल्कुल कभी पीछे नहीं हटे। फिर चाहे मौत आए, चाहे काला पानी हो, उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की अपने मुल्क से, कौम से, उसको पूरा निभाया। शुरू में लोग, हमने कहीं पढ़ा है अखबारों में भी शायद, कि तजब्जुब में थे। जाहिर है कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब कोई लेने होते हैं, अचानक आ जाए, उसको मालूम भी ना हो, तो कोई भी, मुझे लगता है थोड़ा तजब्जुब हो सकता है, लेकिन उन्होंने कबूल की। और उसके बाद फिर कुछ भी हो, उनके नजरों के सामने उनके बेटों के सिर काट के लाए गए, उसके बावजूद वो कभी माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से उन्होंने। तो ये जो आप बात शुरू में सवाल कर रहे थे कि वो बहुत उनका फेवर करते थे मौलवी, तो जब वो लोग आ गए तो अभी तक वो एक बने हुए थे, एक मतलब बीच का कैरेक्टर, जो अखबार का कैरेक्टर होता है। अब उनको लगा कि नहीं, अब वो वक्त आ गया है कि जब हमें फिर से शायद हिंदुस्तान की हुकूमत हमारी हुकूमत होगी। तो बिल्कुल खुल के सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया, अपने नाम, अखबार का नाम बदल के अखबारुल जफर रख दिया। मतलब बहादुर शाह जफर का नाम ही अखबार में अपने शामिल कर दिया, और बिल्कुल फ्रीली वो हिमायत कर रहे हैं, बिना किसी खौफ के, कि अब हम, वो हुकूमत आ गई। और बहुत सारी जो अंदर ख्वाहिशें थी अंग्रेजी हुकूमत में जब भी हुई थी, वो अब उभर के आए और अंग्रेजों का खुल के मुखालफत कर रहे हैं। तो ये सारा हुआ है। और दूसरे अखबार भी ये, इसमें दिल्ली उर्दू अखबार तो उसमें सबसे आगे पेश था, लेकिन दूसरे अखबारों में भी वो बात दिख रही है कि अब वो जिस तरह से एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे अखबार, वो अब साफ साफ बहादुर शाह जफर के, हिंदुस्तानियों के, अब जाहिर उसमें फिरका परस्ती नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं और मुसलमानों का, लेकिन ये है बिल्कुल कि हिंदुस्तान जो हम हिंदुस्तानी हैं, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उसमें साफ साफ दिख रहा है। और बल्कि और भी पहले भी अगर देखें तो हिंदू मुस्लिम का लेकर कोई फिरका परस्ती मुझे उसमें नजर नहीं आ रही है। और उस वक्त मेरा मतलब हिंदू भी सारे, खासतौर से दिल्ली में तो जाहिर है हिंदू हो या मुसलमान हो, उस वक्त सब उर्दू ही पढ़ते थे, जो पढ़े लिखे थे। अब उस वक्त पढ़ा लिखा कोई बहुत बड़ा तबका नहीं होता था, लेकिन जो पढ़ा लिखा था तो वो उर्दू आमतौर पर पढ़ता था, बोलता था। फारसी इल्मी जुबान थी, उर्दू को अभी उतना वकार नहीं हासिल था, लेकिन दिल्ली उर्दू, दिल्ली कॉलेज में जो वकार मिल गया था उर्दू को, उसके वजह से अब उर्दू फैल भी रही थी, अब उतनी महदूद नहीं थी, नस्ल भी आ गई थी। तो ये सारी चीजें उस वक्त के तमाम अखबारों में दिख रही हैं। और जब ये सितंबर में अंग्रेज दोबारा हुकूमत पर कब्जा कर लेते हैं, तो सारे अखबारों को वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। पहले तो बंद कर देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, काफी दिनों तक कोई अखबार दिल्ली से निकलता ही नहीं है। उसके बाद वो सेंसर के कानून बनाते हैं, और फिर जाके वो दोबारा अखबार शुरू होते हैं। अब जाहिर है कि अभी तक जो जहनी तौर पर अपने आप को अहले दिल्ली मुगल सल्तनत में मानते थे, जहनी तौर पर ही बस थे, वैसे तो अमली तौर पर तो 1803 से ही मुगल सल्तनत में नहीं थे, लेकिन अब 1857 में जहनी तौर पर, और 1857 की तारीख तो हम सब जानते हैं कि बहुत कर्बनाक गुजरी है। और उसमें जो है जाहिर है सब लोग जरूर थे, लेकिन 1857 में एक क्लियर जब हुई तो मुसलमान थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, और उसको जिहाद का भी, कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना एक जिहाद करना है, और इसमें जो काम आएंगे वो शहीद कहलाएंगे। ये
फजले हक खैराबादी जो जामा मस्जिद के उस वक्त इमाम थे और बहुत बड़े जहन थे, गालिब के बहुत अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है कि गालिब ने जब अपना दीवान जमा किया है, इंतखाब किया है, तो उसमें फजले हक खैराबादी का मशवरा भी शामिल था। तो वो ये जामा मस्जिद के इमाम भी थे और बहुत बड़े जहन के लोग थे। तो फजले हक खैराबादी ने 1857 में ऐलान किया था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हैं और उसमें काम आएंगे तो वो शहीद कहलाएंगे, ये फतवा था। तो मुसलमानों का रोल उसमें कुछ ज्यादा नुमाया था। और जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया दोबारा दिल्ली में, तो काफी अरसे तक कहीं कुछ मुस्लिम छुपे बैठे रहे तो बैठे रहे, लेकिन मुसलमानों को दिल्ली में फिर से बसाने की इजाजत नहीं दी है। काफी दिनों बाद फिर ये हुआ कि ठीक है अब आ जाओ, और उनके भी काफी शर्तें वर्तें लगा दी थी। तो मुसलमानों को एक तरह से विक्टिम ज्यादा बनाया गया। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को नहीं बनाया गया, उनको भी बनाया गया, उनको भी खूब सजाएं दी अंग्रेजों ने, लेकिन मुसलमानों पर कुछ ज्यादा वो सख्ती की। और ये मौलवी मोहम्मद बाकर को जामा मस्जिद में तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। उसकी फोटो मौजूद है, आप इंटरनेट पर सर्च करिए तो वो मिल जाती है। 1857 में मौलवी मोहम्मद बाकर को तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। तो ये सारा हुआ, बहुत ज्यादा जुल्म सितम हुए। जाहिर है अब हिंदुस्तानियों के पास अब वो हिम्मत 1857 के बाद नहीं थी कि अब डायरेक्ट फाइट में आए। एक जमाने तक, अगले 50 साल तक तो कोई उस तरह की मांग भी, बाद में कांग्रेस आई। तो ये सारा होता रहा। फिर अखबार भी बंद हो गए। फिर क्योंकि अब अखबार का एक मिजाज लोगों के जहन में बन गया था कि अब अखबार जिंदगी की एक जरूरत बन गए थे, उसके बगैर मुमकिन नहीं था। और अगर नहीं अखबार मिलते तो शायद उसके वजह से भी लोगों में अंग्रेजों के लिए गुस्सा उभरता। तो कुछ शर्तें बनाई, बाकायदा कानून बनाया अखबारों के लिए। तो उसके बाद दोबारा अखबार शाया होने शुरू हुए। अब जाहिर है वो अंग्रेजों के खिलाफ चूंकि इतनी सख्ती थी, वो फिर वो एक अलग हिस्ट्री है कि 1857 से 47 तक उर्दू अखबारों ने कितनी बार उनके मुदीर कत्ल किए गए, उनको फांसी दी गई, उनको जो अखबार थे उनका पूरी प्रॉपर्टी जब्त की गई। वो दसियों जितने अहम अखबार हैं, मतलब बड़ी लंबी रवायत है, उस पर एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ये है कि शुरू में थोड़ा डरे भी और सहमे भी नजर आते हैं उर्दू अखबार, लेकिन काम वो जारी रखते हैं। और उसके लिए उन्होंने लगातार सौबतें उठाई, लेकिन वो काम जारी रखे। लेकिन 1857 के फौरन बाद वो चीजें थोड़ा कम हैं। धीरे धीरे फिर उनके जहन में आते हैं कि नहीं, अब फिर से हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है। तो वो बात का सिलसिला है। लेकिन 76 तक का जो जमाना आता है, उस वक्त तक एक खामोशी है। और ये है कि अब मुगल सल्तनत पूरी तरह से, उनका निज़ाम ख़त्म हो चुका है और तहजीब भी किसी हद तक अब वो ख़त्म हो रही है। और जहन भी नए आने लगे हैं। एक तरह से मॉडर्नाइजेशन का भी ज़माना शुरू हो गया है। गालिब जैसा शायर वहाँ मौजूद है, वो बार बार इस तरह के ख्यालात पेश करता है। वो गालिब का शेर है, हो कलीसा मेरे आगे, वो आगे बाजीचाए अतफाल है, हाँ, सॉरी हाँ, दुनिया बाजीचाए आगे, हाँ, रोता है शब रोज तमाशा मेरा आगे। तो एक शेर है, उसमें वो कहते हैं कि हमारे आगे एक तरफ जो है सामने कलीसा है, यानी गिरजा है, और एक तरफ मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे, कलीसा मेरे आगे। हाँ, तो ये गालिब भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो एक पूरा जहन आ गया उस वक्त की, जो नई चीजों को कबूल करने में।
और सच्चाई भी थी कि हम भले ठीक है हम एक जंग हार गए हैं, लेकिन हम उसके काफी पहले से इल्म की तरफ से उस बेजार से होने लगे थे। तो नई चीजों को हासिल करने के और इल्म की तरफ रागिब करने पर, और सर उसके बाद सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो सर सैयद ने ही किया है। उन्होंने एक अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के दरमियान में जो दूरी थी उसको मिटाने की कोशिश की। असबाब बगावत हिंद भी लिखी, अंग्रेजों से बातें की और खुद लंदन गए। तो ये पूरा एक सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे रोशन जहन लोग आते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद का काम 57 के बाद, वो जाहिर है डिप्टी उनके नाम ही में है, तो वो डिप्टी कलेक्टर थे। तो और वो कई बहुत सारे लोग आए हैं। वकारुल अलीगढ़ तहरीक तो एक तरह से 57 का ही रिएक्शन था कि अब हमें कहाँ जाना है, तो वो पूरा जमाना आ जाता है। और इन सब चीजों के लिए अखबारों रसायल अखबारात और रसायल का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। तो अब ये अखबार जो रसायल जो है, अब ये अंग्रेजों से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक तरह से उनको साइंटिफिक जहन बना के उनमें ताकत पहले ले आए कि आगे फिर देखा जाएगा। तो तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं, और तालीम से ही कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब ये तो समझ में आ गया था कि अब आगे की जो लड़ाई होगी अब वो तोपों से नहीं होगी, बंदूकों से नहीं होगी, शायद तालीम से ही कोई लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन तोपों और बंदूकों के मुकाबिल जो है वो अखबार निकालने की भी आपने जिक्र किया। हाँ, लेकिन आपने कहा कि चाहे वो सर सैयद हों, डिप्टी नज़ीर अहमद हों, ये एक तरह से मुफाहमत करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज और उसके दरमियान, कि एक और कम्युनिटी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम दूसरी तरफ दूसरे अखबारात भी देखते हैं। मसलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो अखबारात निकालते थे, उसको भी कदगन का और बंद सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। इसी तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अखबारात, चाहे वो कॉमरेड हो, हमदर्द हो, हाँ, हसरत मोहानी हो। तो थोड़ा सा, अगर मुझे, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, ये जो सिलसिला चलता रहा, जो 1857 के बाद थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन फिर हिम्मत लोगों ने हासिल की, और फिर वो जो सिलसिला एक शुरू हुआ, और वो बिल्कुल जब तक आज़ादी नहीं मिल गई तब तक वो सिलसिला चलता रहा। तो अगर उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें तो फिर उसके बाद आप। हाँ, नहीं, वो उसके बाद तो वो एक थोड़ा सा करीब 19वीं सदी के आखिर तक के ये सिलसिला उतना मुस्तहकम नहीं है, और तब 19वीं सदी के आखिर आते आते अखबार भी अब एक मजबूत इदारा बन गए थे। अब 12,000 15,000 कापियां बिकने लगी थी और उनकी एक कुव्वत हो गई थी। तो अखबार, और जाहिर है कांग्रेस भी उसी जमाने में बन चुकी है, तो उसके बाद से तो तहरीक आज़ादी फिर शामिल हो गई, तब डर खत्म हो गया है। तो लेकिन जो फौरन बात है, तो उनके यहाँ एक तरह से मुफाहमत है, एक एतदाल पसंदी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे हों, लेकिन एक मुफाहमत तो है कि अब हमें लड़ना नहीं है, बल्कि दरमियानी रास्ता जो है अपना के एक आगे के रास्ते जैसा भी निकलेगा निकालेंगे। ये बात मुझे लगता है थी, और वो तो एक पूरी अलग से मैंने एक बार पेपर भी एक मेरा है कि तहरीक आज़ादी में जो उर्दू अखबारों का जो हिस्सा रहा है, लेकिन जाहिर है वो अब हमारा मौजू अभी नहीं है, वक्त भी खत्म हो रहा है। लेकिन आपने कई नाम ले ही लिए, हसरत मोहानी, अली बिरादर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब पूरे इनके अखबार जब्त हुए और क्या क्या कुछ नासौबतें बर्दाश्त की। लेकिन अबुल कलाम भी आज़ाद बन के ही आ जाते हैं। तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन एक पूरी तारीख है, वो उस पर फिर कभी बात होगी। शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तालिब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम को शुक्रिया, आदाब। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, यकीनन बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत आलिमाना अंदाज में आपने गुफ्तगू की। मेहताब भाई भी बहुत
अच्छे सवालात आपने किए। कुछ बातें थी दरमियान में जो मुझे भी जानना थी, जामे जहानुमा वगैरह के मुतालिक मैं भी जानना चाहता था, और मौलवी बाकर के साथ जो हादसा हुआ था उसमें कितनी हकीकत थी, कितना फिक्शन था, ये सब सवाल मेरे जहन में आए। लेकिन यकीनन ये मौका नहीं है कि हम, क्योंकि ये बहस मौलवी बाकर पे नहीं है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो कहानियां हम लोगों को सुनाई हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। और एक बड़ा मसला है कि जब उन्होंने नेक नियति से जितनी बातें कही हैं, अब उन पे भी शक होता है। अब ऐसा लगता है कि भाई अतर फारूकी साहब, मेहताब भाई आपको सलाम कह रहे हैं, मेहताब भाई को मेरा सलाम उन्होंने कमेंट किया है। तो मैं बहुत, फिर भी आपका रिजवान भाई बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेहताब भाई आपका भी। और मेहताब भाई मुझे यकीन है कि हम जब भी अगला कुछ करेंगे तो भी आप हमारी पकड़ में आ जाएंगे, आपको पकड़ना बहुत बस मुझ पे मतलब पकड़ में तो आ जाऊंगा, लेकिन कभी रिलाई मत करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी गायब नहीं करता। अतर साहब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यकीनन। थैंक यू वेरी मच, चलिए, शुक्रिया। बहुत 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 आदाब। शुक्रिया। आदाब। आदाब।